जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी और स्वस्थ होंगे। प्रोनाउन मतलब चैप्टर 3 हम लोग का चल रहा है। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखा जा रहा है कि यूजेज ऑफ प्रोनाउन। जब भी हम इंग्लिश का कोई सेंटेंस लिखेंगे, कोई वाक्य लिखेंगे, तो उसमें किन प्रोनाउंस का यूज किस तरह से होगा, वो हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख रहे हैं। जिसमें अभी तक हमने बहुत सारे पॉइंट्स देख लिए हैं। पिछला जो भी 5-6 वीडियोज आया, 7-8 वीडियोज आए होंगे, उनमें से लगभग अब ये आज आखिरी वीडियो रहेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का यूजेज ऑफ प्रोनाउंस को लेके। लेकिन इसमें अभी जो बोर्ड में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन का बहुत प्यारा टॉपिक है। मतलब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनका बहुत प्यारा टॉपिक है ये, जो भी लिखा हुआ है। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इससे अक्सर सवाल आ जाया करते हैं, और इससे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट जस्ट अगला स्लाइड में आएगा, जो कि आखिरी स्लाइड रहेगा प्रोनाउन से रिलेटेड, यूजेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वो रहेगा यूजेज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, जिसमें हु, हुम, हुज का यूज होगा। फिर दैट और विच का यूज होगा। कौन एनिमल्स के लिए होता है, कौन थिंग्स के लिए होता है, कौन ह्यूमंस के लिए होता है, कब क्या स्थिति होती है, कहाँ हु लगाएंगे, कहाँ हुम लगाएंगे, कौन सा ऐसा पहचान है जो देखते के साथ हम समझ जाएंगे कि अच्छा यहाँ हु लगेगा और यहाँ हुम लगेगा, इसके बाद वाले स्लाइड में वो होगा। ये क्या है? दो शब्द है, ध्यान से देखिएगा। एक है एनी और एक है सम। तो एनी मतलब भी कोई होता है और सम मतलब भी कोई होता है। जैसे आप जानते होंगे क्या कि सम मतलब कुछ होता है ना? तो कुछ तो होता ही है सम का मतलब, लेकिन सम का मतलब कोई भी होता है। कोई मतलब क्या हुआ? जैसे कहा जाएगा आप कहिएगा क्या कि सम मोहन इज कॉलिंग यू। सम मोहन इज कॉलिंग यू मतलब क्या हुआ कि कोई मोहन नाम का आदमी है जो आपको बुला रहा है। ठीक है ना? तो यहां सम के साथ आपने मोहन रखा, तो मोहन नाउन है और सम यहां पे हो गया एडजेक्टिव। ठीक है ना? लेकिन अगर आप कहोगे कि देयर वर मेनी पीपल, अगर आप ये कहोगे देयर वर मेनी पीपल, अगर आप कहोगे देयर वर मेनी पीपल, बहुत सारे लोग थे, कोमा देने के बाद सम ऑफ देम वर माई फ्रेंड्स, सम ऑफ देम वर माई फ्रेंड्स। यहां सम मैंने क्या हो गया? कुछ। ठीक है? तो सम का मतलब अगर आपको बोले कि कोई होता है और कुछ होता है, तो उसमें कब कोई होगा और कब कुछ होगा, ये क्लियरली आपका मतलब कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कैसे होगा? एग्जाम्पल्स को आप देखें। एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ क्या है? इन एग्जाम्पल्स में ध्यान दीजिएगा। तो लिखा हुआ है शी हैज ऑलरेडी सेलेक्टेड एनी ऑफ देम। ठीक है? तो यहां पे एनी ऑफ देम जो लिखा हुआ है, इसमें से एनी का यूज क्यों गलत होगा? शी हैज ऑलरेडी सेलेक्टेड एनी ऑफ देम, इसमें एनी का यूज क्यों गलत होगा? क्योंकि एनी मतलब भी कोई भी कुछ भी होता है, सम मतलब भी कोई और कुछ होता है। तो ध्यान देना होगा इस बात पे कि आखिर सम कहां आता है और एनी कहां आता है। तो अगर आप देखोगे जो थ्योरी लिखा हुआ है, जो ग्रामेटिकल कॉन्कॉर्ड कहता है, ग्रामर जो कहता है कि एनी का यूज इंटरोगेटिव और निगेटिव दोनों तरह के वाक्यों में होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी और निगेटिव सेंटेंस में भी। लेकिन सम का प्रयोग ज्यादातर अफर्मेटिव, या यहां पे आप असर्टिव भी बोल सकते हैं, है ना? असर्टिव भी बोल सकते हैं, जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में रहता है असर्टिव सेंटेंस में। और कभी कभी अक्सर क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है, असर्टिव या अफर्मेटिव में होता है, और कभी कभी इंटेरोगेटिव में भी होता है। कभी कभी किसका? सम का यूज। एनी का यूज क्या होगा? इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में। अब आप देख लीजिए यहां पे सी हैज ऑलरेडी सेलेक्टेड की नॉट सेलेक्टेड। सेलेक्टेड लिखा हुआ है ना, ये अफर्मेटिव है, असर्टिव है।
इसलिए यहाँ पे एनी का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, सम का यूज होगा। सी हैज सेलेक्टेड एनी ऑफ देम नहीं, सी हैज ऑलरेडी सेलेक्टेड एनी ऑफ देम नहीं, सी हैज ऑलरेडी सेलेक्टेड सम ऑफ देम, उसने पहले से ही उनमें से कुछ को चुन लिया है। फिर है राहुल हैज नॉट कॉल्ड सम ऑफ अस। अब यहाँ पे कैसा सेंटेंस आया, नेगेटिव सेंटेंस। ये सम किस में होता है, अफर्मेटिव में और इंटेरोगेटिव में। निगेटिव में कौन आता है, तो निगेटिव में और इंटेरोगेटिव में जनरल तौर पे हम एनी का यूज करते हैं। तो राहुल हैज नॉट कॉल्ड सम ऑफ अस, नहीं एनी ऑफ अस, राहुल ने हम में से किसी को नहीं बुलाया, कोई भी व्यक्ति को राहुल ने नहीं बुलाया। इस बात को हम कैसे बोलेंगे, राहुल हैज नॉट कॉल्ड एनी ऑफ अस। क्लियर। वुड यू लाइक टू हैव एनी टी और कॉफी, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना ना। अब इसमें अगर हम लिखें वुड यू लाइक टू हैव एनी टी और कॉफी, तो यहां एनी का यूज गलत हो जाएगा। क्या लिखना होगा, सम टी और कॉफी। मतलब चाय या कॉफी में थोड़ा बहुत कुछ लेना पसंद करेंगे। एनी टी और कॉफी मतलब किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप का, कोई भी। तो यहां एनी सुटेबल नहीं होता है, यहां पे थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का ये सुटेबल होता है। तो सम सुटेबल होगा, यहां पे एनी सुटेबल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा फिर से, एनी का यूज इंटरोगेटिव और नेगेटिव में अक्सर होता है, और सम का यूज अक्सर अफर्मेटिव, जिसको पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। हालांकि पॉजिटिव सेंटेंस नहीं होता है, उसको हम अफर्मेटिव या असर्टिव भी नॉर्मल सेंटेंस को कहते हैं। लेकिन आपके समझने के लिए आम बोलचाल की भाषा में हम नेगेटिव का उल्टा पॉजिटिव कर देते हैं। तो एनी को हमेशा ध्यान रखिएगा इंटरोगेटिव में और नेगेटिव में। आई डू नॉट वांट सम ऑफ दिस नहीं, आई डू नॉट वांट एनी ऑफ दिस। आई डू नॉट लाइक सम ऑफ दिस स्टूडेंट्स नहीं, एनी ऑफ दिस स्टूडेंट्स। मैं इनमें से किसी को भी पसंद नहीं करता हूं। क्लियर है। और अगर मान लीजिए आपको कहना हो कि इनमें से कुछ को पसंद करते हैं, कुछ को नहीं पसंद करते हैं, तब क्या कहना होगा, तब आप उल्टा कह के बोलिए, आप बोलिए आई लाइक सम ऑफ दीज स्टूडेंट्स। तो खुद ही पता चल जाएगा कि कुछ को पसंद करते हैं, बाकियों को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आई डू नॉट लाइक सम ऑफ द स्टूडेंट्स गलत हो जाएगा, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स सही होगा। नॉट लिखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा एनी का यूज करें, सम का यूज ना करें। ठीक है। मन में आएगा ऐसा विचार कि अगर कहना होगा कि मुझे इनमें से कुछ लोग पसंद नहीं है, तब तो हम ये कह देंगे आई लाइक सम ऑफ देम या ओनली सम ऑफ देम। आई डू नॉट लाइक सम ऑफ देम कहना बेहतर नहीं होता है, इससे बढ़िया है कहिए आई डू नॉट लाइक एनी ऑफ देम। मैं उनमें से किसी को पसंद नहीं करता हूं, कुछ को करते हैं कुछ को नहीं करते हैं, तब क्या बोलेंगे, तब आप बोलिए आई लाइक सम ऑफ देम या आई लाइक ओनली सम ऑफ देम। क्लियर है। इसके बाद का है कि अगर एनी और सम का यूज, यहां तक आप समझ गए। इसके बाद है कि अगर एनी का मतलब है कि कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। यहां देखिए, यहां पे मैंने डबल इन्वर्टेड कोमा में इस सेंटेंस को इनक्लोज कर दिया है। क्या लिखा है, कोई भी चुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एनी कहने का यह मतलब हुआ कि किसी को भी उठा लो सब एक ही जैसा है, कोई भी गाड़ी ले लो सब उतना ही कंफर्टेबल है, किसी भी विद्यार्थी को उठा लो सब जवाब दे देगा इसका, किसी भी पहलवान को उठा लो सब तुमको चित कर देगा, पटक देगा। तो माने कोई भी उठा लो, किसी में कोई फर्क नहीं है। अगर ऐसा अर्थ कहना हो तब एनी का यूज हम अफर्मेटिव में भी करते हैं। जैसे यू कैन टेक एनी ऑफ दिस बुक्स, ये जो सारी किताबें हैं इनमें से कोई भी किताब उठा लो, सब ठीक है, सब बढ़िया है, सब पढ़ने लायक है, सब लाभदायक है, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। तब हम एनी ऑफ दीज बुक्स का यूज कर सकते हैं। जैसे एनी ऑफ दीज मैन इज कैपेबल ऑफ डिफीटिंग यू, इनमें से किसी भी व्यक्ति को उठा लो वो तुमको हरा देगा। तो कोई भी व्यक्ति, जो भी लाइन में खड़े हैं, कोई भी व्यक्ति पर उंगली डालो, उससे तुम कुश्ती करो, वो चित कर देगा, पटक देगा, हरा देगा आपको।
तब हम अफर्मेटिव में भी एनी का यूज कर सकते हैं। क्लियर? इसीलिए हमने कहा था इंपॉर्टेंट है सम और एनी, कब कहां कौन सा आएगा। अब अगला पॉइंट कहता है कि कोई भी प्रीपोजिशन होता है उसके बाद अगर हमें प्रोनाउंस लगाने होते हैं तो उसका कौन सा केस लगता है, उसका ऑब्जेक्टिव केस लगता है। तो उल्टा करके अगर इसको सोचिए तो क्या होगा कि अगर कोई भी प्रीपोजिशन, जैसे यहाँ टू है, यहाँ अगेंस्ट है, यहाँ पे एट है, तो टू, अगेंस्ट और एट ये तीनों प्रीपोजिशंस है। रूल क्या है कि कोई भी प्रीपोजिशन होगा उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। मतलब क्या है कि कोई भी प्रीपोजिशन के बाद कोई शब्द लिखा हुआ हो तो आप समझ जाइए कि उस सेंटेंस में उसकी क्या औकात है, ये ऑब्जेक्ट होगा। प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, नाउन होगा तो डायरेक्ट कहेंगे कि वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। जैसे यहां लिखा हुआ है सी येल्ड एट राम, यल माने होता है चिल्लाना, गुस्सा से किसी के ऊपर में खींच के बोलना। तो यहाँ पे येलिंग किसके ऊपर हुआ, राम के ऊपर। ये किसके ऊपर खींच के बोली, चिल्ला के बोली, राम के ऊपर। तो ये जो एट प्रीपोजिशन है इसके बाद हमने राम लिखा तो इस जगह पे राम जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन सॉरी ये नाउन जो राम है यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आप इसको यूं पढ़ लो कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद जो भी शब्द आपको मिलेगा उसका नेचर कैसा होगा, ऑब्जेक्ट का नेचर होगा उसका। या अगर प्रोनाउन आ रहा है तब उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। यहाँ पे आई का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे वी का यूज नहीं करेंगे। क्या होगा, यहाँ मी होगा, यहाँ अस होगा, चाहे डायरेक्ट नाम लिख दीजिए। ठीक है ना, क्लियर है? तो आई होप ये स्लाइड पूरा क्लियर है आपका। अब नेक्स्ट बोर्ड में लिखता हूं, उसमें पूरा रहेगा यूजेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, कहां हु, कहां हुज और कहां हुम का यूज करते हैं। ठीक है ना? अब रिलेटिव प्रोनाउंस के यूज को देखिए। तो रिलेटिव प्रोनाउंस कहते किसको हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो होते तो प्रोनाउन है लेकिन इनका नेचर होता है कंजंक्शन के जैसा। मतलब नाउन के बदले तो आते ही हैं, साथ में दो स्टेटमेंट्स के टुकड़ों को, दो सेंटेंस को जोड़ते भी हैं। इसमें से मुख्य रूप से हमें पढ़ना है हु, विच और दैट। बाकियों को क्यों नहीं? क्योंकि जगह के नाम हो तो वेयर, समय के लिए व्हेन का टिपिकल यूज है, फिक्स यूज है। इसमें किसी तरह का किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। जैसे कब है ना, लिखना होगा कब, कब तो इसके लिए होता है व्हेन, ये फिक्स है। कहाँ तो इसके लिए होता है वेयर, ये फिक्स है। और ये जो होते हैं कहीं भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन के नहीं आ रहे होते हैं, बस खाली रिलेटिव प्रोनाउन बन के रह रहे होते हैं। ठीक है ना? लेकिन ये जो हु, विच और दैट है ये तीनों महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हु का सब्जेक्ट का रूप अलग होता है। मतलब कोई भी नाउन के बदले प्रोनाउन लाते हैं। तो मान लीजिए हमें वैसा रिलेटिव प्रोनाउन लाना हो कि जिसका यूज हो रहा हो सब्जेक्ट के बदले, तो हम हु लिखेंगे। लेकिन वही उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़े तो हम हुम लिखते हैं, और संबंध दिखाने के लिए हुज लिखते हैं। और इन तीनों का हु का मतलब बेस वर्ड तो यही है, मुख्य शब्द तो यही है। इससे हु का ऑब्जेक्ट बनता है हुम और रिलेशनशिप वाला वर्ड बनता है, पोसेसिव केस होता है हुज। ये यूज किसके लिए होता है? तो सिर्फ आदमी के लिए। हु, हुज, हुम का यूज सिर्फ आदमी के लिए होता है, जानवर और वस्तु के लिए नहीं। लेकिन फिर है विच और दैट, इनका यूज एनिमल्स और थिंग्स के लिए होता है। लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि आम अंग्रेजी में, मतलब जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में, दैट का यूज भी हम ह्यूमंस के लिए करते हैं। ध्यान रखिएगा, वस्तु के लिए और जानवर के लिए हु का यूज नहीं करते हैं, लेकिन वस्तु के लिए जो यूज होता है दैट, उसका यूज हम आदमी के लिए भी कर सकते हैं। क्लियर है? अब इन तीनों का हु, हुम, हुज का और विच दैट का कैसे यूज होता है, ऑफ विच कैसे होता है, देखिए। सबसे पहले तो एक लाइन रिलेटिव प्रोनाउन में याद रखिएगा, एंटीसीडेंट एक शब्द होता है। एंटीसीडेंट माने क्या होता है? पूर्व पद, इसको हिंदी में बोलते हैं।
तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हमेशा अपने पूर्व पद के अनुसार होता है। पूर्व पद के अनुसार कहने का क्या मतलब हुआ, अब यहां से एग्जाम्पल से समझिए। लिखा हुआ क्या है, ए मैन हु हेल्प्स यू इज गुड फॉर यू, मतलब वैसा कोई भी व्यक्ति जो आपकी मदद करता है वो आपके लिए सही है। ये सेंटेंस का अर्थ हुआ। अब यहां पे देखिए हमने यहां पे क्या यूज किया, रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज किया है। हु क्यों आया यहाँ पे, हुम या हुज में से कोई क्यों नहीं आया? तो कहता है किसके अनुसार यूज होगा, एंटीसीडेंट के अनुसार, पूर्व पद के अनुसार। पूर्व पद क्या है, पूर्व माने होता है पहले, तो पहले जो शब्द लिखा हुआ, पहले जो पद है, जो शब्द है वो क्या है, मैन है। अब क्या है आपको देखना है कि यहां पे वही रिलेटिव प्रोनाउन आएगा और उसका वही वाला रूप आएगा जिस रूप में, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन का वही रूप माने हु, हुम और हुज। अगर आदमी की बात कर रहे हैं तब, आदमी की बात अगर हो रही है तो हु, हुम और हुज में से यहां वही आएगा, वही रूप आएगा जिस रूप में ये जो पूर्व पद है इधर काम करता है, इस सेंटेंस में। अब यहां पे इस सेंटेंस में क्या कह रहा है, ए मैन हु हेल्प्स यू, जो आपकी मदद करता है। तो ये हेल्प करना यहाँ पे वर्ब लिखा हुआ है ना, ध्यान से देखिएगा, हेल्प करना, मदद करना, वर्ब लिखा हुआ है। तो मदद किसकी हो रही है, आपकी, आप हो गए ऑब्जेक्ट, और मदद कौन कर रहा है, ये मैन। ये मैन क्या है, इस लाइन के लिए, हु के बाद वाला लाइन के लिए बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हु के बाद वाले लाइन में मैन क्या बनेगा, सब्जेक्ट, क्योंकि हेल्प करना कौन कर रहा है, ये मैन। तो रूल एंटीसीडेंट वाला क्या है कि इस लाइन में जहां पे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज आप कर रहे हैं उसके बाद वाले लाइन में इससे पहले वाला नाउन, इससे पहले वाला नाउन बाद वाले सेंटेंस में जिस रूप में रहे, सब्जेक्ट में तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्टिव, और रिश्ता बनाने में तो पोसेसिव। सब्जेक्ट में हु, ऑब्जेक्ट में हुम, और रिश्ता बनाने में हुज। अब यहां पे देखिए वर्ब लिखा हुआ है, तो ये यू हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये हेल्प करना हो गया वर्ब, तो इससे पहले जो रहेगा वो क्या रहेगा, सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैन जो है इस लाइन में सब्जेक्ट बना हुआ है, तो सब्जेक्ट के लिए हम क्या लिखते हैं, हु लिखा हुआ है ना, समझे। इसका पहचानने का बिल्कुल आसान तरीका बताएं। यहां पे देखिए, मान लीजिए जिस पे डाउट हो आपको कि हु होगा कि हुम होगा कि हुज होगा, क्या होगा, तो इसके तुरंत बाद में देखिएगा अगर वर्ब लिखा हुआ रहेगा, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसके तुरंत बाद देखिएगा अगर ये वर्ब रहा तो यहां सब्जेक्ट आएगा, और यहां पे अगर सब्जेक्ट रहा तो ये ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, ये जो WHOM होम लिखा हुआ है ना, इसके बाद देखिए यू हैड कॉल्ड, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, बचा कौन, ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखिएगा क्या कहा हमने, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज यूज कर रहे हैं, तो इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर वर्ब रहेगा तो ये सब्जेक्ट बना हुआ रहेगा, सब्जेक्ट बना हुआ है। यहां अगर सब्जेक्ट रह गया तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहां पे यू सब्जेक्ट बना हुआ है ना, तो अब यहां पे कौन आएगा, ऑब्जेक्ट वाला हुम आएगा। ये क्लियर है, समझ में आई बात। और अगर रिलेशनशिप बताना हो तो क्या लगेगा, हुज। यहाँ गर्ल है और यहाँ फादर है, किसके पिताजी, लड़की के पिताजी, तो बीच में रिलेशन वाला क्या लगा, हुज। तो एंटीसीडेंट किसको कहते हैं, समझ में आया। जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसके ठीक पहले जो पद होता है उसको कहते हैं एंटीसीडेंट, पूर्व पद। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है इसके पहले जो लिखा हुआ है नाउन, ये है पूर्व पद। यहाँ जो हुज लिखा हुआ है तो इसके लिए गर्ल हो गया, ए गर्ल हो गया पूर्व पद, ठीक है ना। अब ये चौथा एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, क्या होगा, कभी कभी यहाँ WH वर्ड लिखेगा ना, उसके बाद कोमा दे देगा, कोमा देने के बाद एक आध लाइन कुछ बीच में 2-4 शब्द लिख देगा, और फिर एक कोमा दे के इसको बंद करेगा, तब जाके सेंटेंस आगे शुरू करेगा। तो ये जो दो कोमा के बीच में कुछ लिखा हुआ रहे उसको इग्नोर कर दीजिए। आप डायरेक्ट देखिए कि कोमा वाला लाइन हटा देते हैं, उसके बाद ये जो WH है उसके बाद क्या है,
सब्जेक्ट है कि वर्ब है? क्या रूल हमने बताया, समझ में आया ना आपको, कि अगर ये जो WH लिखा हुआ है इसके बाद वर्ब रहे तो यहाँ सब्जेक्ट होगा, और यहाँ सब्जेक्ट रहे तो यहाँ ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ देखिए बीच वाला को गायब कीजिए, भरमाने के लिए लिखा हुआ है कि जो डॉक्टर, जो मुझे लगता है कि पेशेंट का ऑपरेशन किया, तो मुझे लगता है को गायब कीजिए। तो यहाँ जो WH वर्ड लिखा हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन, इसके बाद क्या आया यहाँ पे, हैज, इसको हटा दीजिए, भ्रम करने वाला ही है। हैज वर्ब है ना, तो ये सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट में कौन आता है, हु, इसलिए हुम यहाँ पे गलत होगा, यहाँ पे सही क्या होगा, हु। यहाँ पे क्या आया हुआ है, सब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट होगा, हुम, सही है। ये हुम, हुज और हु का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हुआ आपको, क्लियर हुआ। अब क्या है, यहां पे देखिए लिखा हुआ है ऑफ विच, किसके लिए, हाउस के लिए। तो जब कलर माने रंग, किसका, ये घर का, घर को रंग के साथ जोड़ना रहे तो हम एनिमल्स या थिंग्स में क्या लगाते हैं, ऑफ विच ऑफ दैट लगाते हैं ना। तो यहाँ पे जैसे आदमी में लिखा जाता है ना हुज, घर मकान दुकान जानवर में हुज नहीं लिखते हैं। जैसे कहेगा कि जिस गाय का रंग भूरा है वह मेरी है, तो लिखेंगे द काउ ऑफ विच कलर इज ब्राउन इज माइन। हुज कलर इज ब्राउन लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, हुज कलर गाय में नहीं लिखेंगे। जिस घर का रंग हरा हो मेरा है, तो हुज कलर इज ग्रीन नहीं लिखेंगे। क्लियर है। और वस्तु है, शी गिफ्टेड मी ए वॉच दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, यहां पे क्या लिखे, दैट, किसके लिए, वॉच के लिए। क्लियर है ना। अब यहाँ पे पूछेगा कि बताओ ये जो दैट है, यहाँ पे हमने लिखा ना, इस सब्जेक्ट में भी दैट होता है, ऑब्जेक्ट में भी दैट, विच का भी सब्जेक्ट विच ही होता है और ऑब्जेक्ट में भी विच ही लिखते हैं। तो आपसे पूछे कि बताओ यहाँ जो दैट है वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, तो क्या बताइएगा। अभी हमने आपको बताया कि जो भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज करता है उसके बाद देखो, यहां अगर वर्ब रहेगा तो ये बनेगा सब्जेक्ट, और यहां अगर सब्जेक्ट रहेगा तो ये बनेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहां पे वर्ब लिखा हुआ, इसका मतलब ये क्या होगा, सब्जेक्ट। अगर यहां पे सब्जेक्ट रहता तो ये क्या बनता, ऑब्जेक्ट। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का, अब इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर द, फ्यू, द सेम और द ओनली लिखा रहे तो आदमी रहे जानवर रहे वस्तु रहे सबके साथ दैट लगता है। उस कंडीशन को लिख देते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा और प्रोनाउन भी, तीसरा चैप्टर भी आज खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस नोट की मैं बात कर रहा था, हमने क्या पढ़ा, रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज में, कि हु कब आता है, सब्जेक्टिव केस में कैसे आएगा, कैसे आपको पता चलेगा। ये हु के तुरंत बाद क्या रहेगा, तब हु रहेगा। हु के तुरंत बाद अगर आपको वर्ब मिल गया तो हु लिखेंगे, और हु के तुरंत बाद अगर सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो हु नहीं होगा, हुम होगा। हमने अभी पिछले स्लाइड में सब कुछ पढ़ा। लेकिन वो सारे रूल के लिए एक यहाँ पे ब्रह्मास्त्र आ गया है। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है कि अगर सेंटेंस में इन तीनों में से कोई, कौन कौन, द सेम, द फ्यू और द ओनली। ध्यान रखिएगा, कभी कभी सेंटेंस इस तरह से भी लिखा हुआ रहेगा, दिस इज द बॉल या ही इज द बॉय, तो द बॉय है, द को द सेम मत समझ जाइएगा, फ्लो में ऐसा गलती हो जाता है। द सेम रहेगा तब, दिस इज द बॉय, दिस इज द हाउस रहेगा तब नहीं, द हाउस में नहीं, द सेम हाउस में। तो द सेम, द फ्यू और द ओनली, इन तीनों में से कोई भी अगर सेंटेंस में लिखा हुआ आपको मिल जाए तो फिर आदमी रहे जानवर रहे बैल रहे बकरी रहे कुछ भी रहे, सब के लिए हम सिर्फ दैट का यूज करेंगे सब्जेक्ट के जगह पे। माने रिलेटिव प्रोनाउन का जब यूज करना होगा तो हु का यूज और विच का यूज नहीं करेंगे। कुछ भी हो, एनिमल हो, थिंग्स हो, ह्यूमंस हो, कुछ भी हो, हु का और विच का यूज करेंगे ही नहीं। सब्जेक्ट के तौर पे, पहले सुन लीजिएगा, सब्जेक्ट के तौर पे हुज और हुम आएगा, लेकिन सब्जेक्ट के तौर पे
हु का यूज नहीं होगा, सब के लिए किसका यूज होगा, दैट का यूज। जैसे सी इज द सेम गर्ल हु हैड वॉन द फाइनल गेम, यही वह लड़की है जिसने फाइनल गेम जीता, यहाँ पे हु नहीं होगा, होगा दैट हैड वॉन द फाइनल गेम। इसी तरह से यहाँ पे द फ्यू लिखा हुआ है स्टूडेंट्स के साथ, तो हु गलत होगा, क्या सही होगा, दैट। यहाँ पे लिखा हुआ है द ओनली मैन के साथ, तो यहाँ भी हु गलत होगा, क्या सही होगा, दैट। यहाँ पे काव लिखा हुआ है COW काव, तो इसके साथ भी विच नहीं होगा, क्या होगा, दैट होगा। द सेम, द फ्यू और द ओनली में से कुछ भी सेंटेंस में लिखा रहे तो फिर दैट का ही यूज होता है, नाउन कुछ भी रहे, आदमी रहे, जानवर कुछ भी रहे, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खतरनाक और आपको जो है चक्कर में डालने वाला ये यूज है, जो आखिरी पॉइंट होगा इसका। ये कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कभी कभी बट का भी यूज किया जाता है, बट मतलब लेकिन जो होता है वो वाला। लेकिन यहां पे इसका अर्थ क्या होगा, जहां रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में बट का यूज करते हैं वहां अर्थ क्या होता है, तो वहां आप हु, विच या दैट, आदमी जानवर देख के आप लगा लीजिए हु, विच, दैट में से जो भी, अब प्लस नॉट, ये बट का अर्थ होता है। मतलब हु डज नॉट, हु हैज नॉट, ये कहना हो उसके बदले आप बट लगा दीजिए। विच डज नॉट, विच हैज नॉट, विच इज नॉट लिखिए, चाहे विच इज नॉट के जगह पे बट लगा दीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए, लिखा हुआ है देयर इज नो स्टूडेंट बट लव्स हिज नेशन। इसका मतलब हुआ कि ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं है जिसको अपना राष्ट्र से प्यार नहीं होगा, मतलब हर विद्यार्थी को अपने राष्ट्र से प्यार है। तो यहां जो बट लव्स है उसका असल में आगे मैंने डिटेलिंग अगर निकालें इसका, तो असल में क्या लिखा हुआ है, हु डज नॉट लव। मतलब यहां पे अगर हम बट का यूज नहीं करेंगे तो फिर क्या लिखना होगा, हु डज बट लव्स, इन दोनों का यूज नहीं करेंगे तो लिखना होगा हु डज नॉट लव। मतलब या तो आप लिखिए देयर इज नो स्टूडेंट बट लव्स हिज नेशन, ये लिखिए, या आप लिखिए देयर इज नो स्टूडेंट हु डज नॉट लव हिज नेशन। यहां बट लव्स का मतलब हो गया हु डज नॉट लव। आप बट लव्स को लिखिए चाहे इसको लिख दीजिए। वैसे ही देयर इज नो मैन बट लव्स यू, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो आपसे प्रेम नहीं करता, आपसे प्यार नहीं करता, मतलब प्रत्येक आदमी आपसे प्यार करता है। यहां बट का मतलब क्या हो गया, हु डज नॉट लव, है ना, हु डज नॉट और लव। बट लव्स के जगह पे आप लिख दीजिए हु डज नॉट लव, या फिर आप बट लव्स रहने दीजिए, दोनों का अर्थ सेम होगा, ठीक है ना। तो प्रोनाउंस यहाँ पे आके खत्म हो गया। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप कुछ और भी उम्मीद रखते हैं हमसे, या हमारी वीडियोज में और कुछ शामिल किया जाना चाहिए, कुछ टॉपिक, एग्जाम्पल, उदाहरण, किसी भी तरह का आपको समस्या हो। और वीडियोज अगर आपको अच्छा लग रहा, आपको लगता है कि हाँ इसको देख के इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो औरों को भी प्लीज़ बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, वीडियोज को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है ना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।